भीमराव अंबेडकर ने भारत लौटने पर देश में जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से उन्हें कई बार निरादर और अपने जीवन में इतना कष्ट सहना पड़ा। अंबेडकर जी ने देखा कि छुआछूत और जातिगत भेदभाव किस तरह देश को बिखेर रही थी। अब तक छुआछूत की बीमारी काफ़ी गंभीर हो चुकी थी, जिसे देश से बाहर निकालना ही अंबेडकर जी ने अपना कर्तव्य समझा और इसी वजह से उन्होंने इसके खिलाफ मोर्चा छोड़ दिया। साल 1919 में भारत सरकार अधिनियम की तैयारी के लिए दक्षिण बोरो समिति से पहले अपनी गवाही में अंबेडकर ने कहा कि अछूतों और अन्य हाशिए समुदायों के लिए अलग निर्वाचन प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने दलितों और अन्य धार्मिक बहिष्कारों के लिए आरक्षण का हक दिलवाने का प्रस्ताव भी रखा। जातिगत भेदभाव के खत्म करने को लेकर अंबेडकर ने लोगों तक अपनी पहुंच बनाने और समाज में फैली बुराइयों को समझने के तरीकों की खोज शुरू कर दी। जातिगत भेदभाव को खत्म करने मिटाने के अंबेडकर जी के जुनून से उन्होंने बृहकृत हितकारिणी सभा को खोज निकाला। आपको बता दें कि इस संगठन का मुख्य उद्देश्य पिछड़े वर्ग में शिक्षा और आर्थिक सुधार करना था। इसके बाद 1920 में उन्होंने कलकापुर के महाराजा शाहीजी द्वितीय की सहायता से मुक नायक सामाजिक पत्र की स्थापना की। अंबेडकर जी के इस कदम से पूरे देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में हलचल पैदा कर दी। इसके बाद से लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी को जानना शुरू किया। साल 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने छुआछूत मिटाने और जातिगत भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। इसके लिए उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाने की सोची, महात्मा गांधी के पदचिन्हों पर चले और दलितों के अधिकार के लिए पूर्ण गति से आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई की। इस आंदोलन के जरिए अंबेडकर जी ने यह मांग की कि सार्वजनिक जल स्रोत सभी के लिए खोले जाएं और सभी जातियों के लिए मंदिर में प्रवेश करने की अधिकार की भी बात की। यही नहीं, उन्होंने महाराष्ट्र के नासिक में कलारा मंदिर में घुसने के लिए भेदभाव की वकालत करने के लिए हिंदुत्ववादियों की जमकर निंदा की और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। साल 1932 में भीमराव अंबेडकर की लोकप्रियता बढ़ती चली गई और उनको लंदन के गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने का निमंत्रण भी मिला। हालांकि इस सम्मेलन में दलितों के मसीहा अंबेडकर जी ने महात्मा गांधी के विचारधारा का विरोध भी किया। उन्होंने एक जगह मतदाता के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसकी उन्होंने दलितों के चुनाव में हिस्सा बनने की मांग की थी। लेकिन बाद में वे गांधी जी के विचारों को समझ गए, जिसे पूना संधि भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक एक विशेष मतदाता की बजाय क्षेत्रीय विधायी विधानसभा और राज्यों की केंद्रीय परिषद में दलित वर्ग को आरक्षण दिया गया था। आपको बता दें कि पूना संधि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि पंडित मदन मोहन मालवीय के बीच सामान्य मतदाताओं के अंदर अस्थायी विधानसभाओं के दलित वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए पूना संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। 1935 में अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त कर दिया और इस पद पर उन्होंने 2 साल तक काम किया। इसके चलते अंबेडकर मुंबई में फंस गए। उन्होंने यहाँ एक बड़े घर का निर्माण करवाया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में 50,000 से भी ज़्यादा किताबें थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सन 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इसके बाद 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 15 सीटों से जीत हासिल की। उस साल अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने हिंदू रूढ़िवादी नेताओं की कठोर निंदा की और देश में प्रचलित जाति व्यवस्था की भी निंदा की। 15 अगस्त 1947 में भारत अंग्रेजों की हुकूमत से जैसे ही आज़ाद हुआ, वैसे ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुशासित जाति संघ कास्ट पार्टी में बदल दिया। हालांकि अंबेडकर जी की पार्टी 1946 में हुए भारत के संविधान सभा के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। इसके बाद कांग्रेस और महात्मा गांधी ने दलित वर्ग को हरिजन नाम दिया, जिससे दलित जाति हरिजन के नाम से भी जाने लगी। लेकिन अपने इरादों के मजबूत और भारतीय समाज से
छुआछूत हमेशा मिटाने वाले अंबेडकर जी को गांधी जी का दिया नाम हरिजन अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इस बात का जमकर विरोध किया। उनका कहना था कि अछूत समाज के सदस्य भी हमारे समाज का हिस्सा हैं और वे भी समाज के अन्य सदस्यों की तरह ही नॉर्मल इंसान हैं। इसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में श्रम मंत्री और रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अपने त्याग और संघर्ष और समर्पण के बल पर वे आज़ाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर बने। दलित होने के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मंत्री बनना उनके जीवन की किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था। भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण का मुख्य उद्देश्य देश में जातिगत भेदभाव और छुआछूत को जड़ से खत्म करना था और एक छुआछूत मुक्त समाज का निर्माण कर समाज में क्रांति लाना था। साथ ही सभी को समानता का अधिकार दिलाना था। भीमराव अंबेडकर जी को 19 अगस्त 1947 को संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। अंबेडकर जी ने समाज के सभी वर्गों के बीच एक वास्तविक पुल के निर्माण पर जोर दिया। भीमराव अंबेडकर जी के मुताबिक अगर देश के अलग अलग वर्गों के अंतर को कम नहीं किया गया तो देश की एकता बनाए रखना मुश्किल होगा। इसके साथ ही उन्होंने धार्मिक, लिंग और जाति समानता पर खास जोर दिया। भीमराव अंबेडकर साहब शिक्षा, सरकारी नौकरियों और सिविल सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल करने में सफल रहे। भारतीय संविधान ने भारत के सभी नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया, छुआछूत को जड़ से खत्म किया और महिलाओं को अधिकार दिलवाए। आपको बता दें कि भीमराव अंबेडकर जी ने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को करीब 2 साल 11 महीने और 7 दिन की कड़ी मेहनत से 26 नवंबर 1949 को तैयार कर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर देश के सभी नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका के अलावा उन्होंने भारत के वित्त आयोग की स्थापना में भी मदद की। आपको बता दें कि उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से देश में आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव कर प्रगति की। वे निरंतर महिलाओं की स्थिति में भी सुधार करने के लिए प्रयासरत रहे। भीमराव अंबेडकर जी ने साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने की भी कोशिश की और इसके पारित नहीं होने पर उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर जी ने लोकसभा में सीट के लिए चुनाव भी लड़ा, लेकिन वे इस चुनाव में हार गए। बाद में उन्हें राज्यसभा में नियुक्त कर दिया, जिसके बाद उनकी मृत्यु तक वे इसके सदस्य रहे। साल 1955 में उन्होंने अपना ग्रंथ भाषाई राज्यों पर विचार प्रकाशित कर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र को छोटे छोटे और प्रबंधन योग्य राज्यों में पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दिया था, जो उसके 45 सालों बाद कुछ प्रदेशों में साकार हुए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने निर्वाचन आयोग, योजना आयोग, वित्त आयोग, महिला पुरुषों के लिए समान नागरिक, हिंदू संहिता, राज्य पुनर्गठन, बड़े आकार के राज्यों को छोटे आकार में संगठित करना, राज्य में नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, निर्वाचन आयुक्त और राजनीतिक ढांचे को मजबूती बनाने वाली शक्ति, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं विदेश नीतियां भी बनाई। इनके निजी जीवन पर ध्यान दें तो इन्होंने अपनी पहली शादी साल 1906 में रमाबाई से की थी। इसके बाद दोनों ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम यशवंत था। साल 1935 में रमाबाई की लंबी बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। भीमराव अंबेडकर जी को भी कई बीमारियों ने जकड़ लिया था और उनकी डायबिटीज की समस्या भी काफ़ी बढ़ गई थी, जिस वजह से वे इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेते थे। इसके इलाज के लिए वे बॉम्बे गए, जहां उनकी मुलाकात पहली बार एक ब्राह्मण डॉक्टर शारदा कबीर से हुई। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और 1948 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। शादी के बाद डॉक्टर शारदा ने अपना नाम बदलकर सविता अंबेडकर रख लिया। साल 1950 में भीमराव अंबेडकर एक बौद्धिक सम्मेलन में शामिल होने के लिए श्रीलंका चले गए, जहां जाकर वे बौद्ध धर्म के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने का फैसला लिया और उन्होंने खुद को बौद्ध धर्म में रूपांतरण कर लिया। इसके बाद वे भारत वापस आ गए।
भारत लौटने पर उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में कई किताबें भी लिखी। उन्होंने हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का घोर विरोध किया। अंबेडकर जी साल 1954 और 1955 में अपनी बिगड़ती सेहत से काफ़ी परेशान थे। 6 दिसंबर 1956 को अपने घर दिल्ली में अंतिम सांस ली। उन्होंने खुद को बौद्ध धर्म में बदल दिया था, इसलिए उनका अंतिम संस्कार बौद्ध धर्म की रीति रिवाज के अनुसार ही किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया और उनको अंतिम विदाई दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी दलितों के उत्थान करने के लिए और समाज में दिए गए उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए और उनके सम्मान के लिए उनके स्मारक का निर्माण किया गया। इसके साथ ही उनके जन्मदिन 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाता है। उनके जन्मदिवस वाले दिन को नेशनल हॉलिडे घोषित किया गया। इस दिन सभी निजी सरकारी शैक्षणिक संस्थानों की छुट्टी होती है। 14 अप्रैल में बनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती को भीम जयंती भी कहा जाता है। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कई सार्वजनिक संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया, जैसे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का डॉक्टर अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, BR अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय जो मुजफ्फरनगर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का समाज के लिए किए गए अनगिनत योगदान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। उन्होंने उस समय दलितों की हक के लिए लड़ाई लड़ी जब दलितों को अछूत मानकर उनका अपमान किया जाता था। खुद भी उनके दलित होने की वजह से उन्हें कई बार निरादर का सामना करना पड़ा, लेकिन वे कभी हिम्मत नहीं हारे और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने खुद को और भी ज़्यादा मजबूत बना लिया और सामाजिक और आर्थिक रूप से देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए वे हमेशा याद किए जाएंगे। दोस्तों, ऐसी महान हस्ती का हमें अवश्य सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे ही और भी प्रतिभाओं की बायोग्राफी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। आगे मिलते हैं ऐसे ही प्रतिभाओं की बायोग्राफी के साथ।